1889 देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का जन्म। 1814 कोलकाता में इंपीरियल संग्रहालय की स्थापना। 1915 लेखक स्तंभकार खुशवंत सिंह का जन्म। 1979 दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का जन्म। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। दादा लड़की बाजू की परी, फेस चमकता जैसे मरकरी। एक बार अपन गांव के पता बता दे। टणवा टप्पा सौरी पोस्ट बसेवा जिला गाजीपुर। हाँ? कोनो बच्चा से भी पूछबे घर तक पहुंचा दे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के टंडवा गांव के निरहुआ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांव के सबसे दबंग दिलेर और बहादुर लड़का हम ही होई। में भेजा घुमाने का नहीं, निरहुआ के चक्कर में आने का नहीं। बिरहा गायकी से भोजपुरी फिल्मों के शिखर पर पहुंचने के बाद अब वो राजनीति में भी रंग जमा रहे हैं। ये अपने बात के ना, वो अपने बाप के ना। पिता का नाम कुमार यादव और मां चंद्र ज्योति देवी हैं। पिता कोलकाता की फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं पर इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। साल 1997 में दिनेश लाल यादव गांव वापस आ गए। गाजीपुर के मलिकपुरा महाविद्यालय से बीकॉम की डिग्री हासिल की। गायकी से लेकर अभिनय और अब राजनीति में धाक जमाने वाले निरहुआ कई सम्मान हासिल कर चुके हैं। 2016 में यश भारती सम्मान। यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड। भोजपुरी IBFA की तरफ से 2 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद यशी फिल्म को, हमारे अभय भैया को। 2016 में पटना से पाकिस्तान। के धमाका इना चिन्हेला कि मरे वाला हिंदू है कि मुसलमान, और यह बतावे खातिर आ रहल बानी पटना से पाकिस्तान। और 2018 में निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के लिए इन्हें ये अवार्ड मिले थे। शादी हमारा, नचब तू लोग, हमार शादी है, हम नचब। निरहु कुमार यादव कौन है रे? चचेरे भाई बिरहा गायक विजयलाल यादव से निरहुआ प्रेरित थे। विजयलाल को बिरहा सम्राट की उपाधि मिली हुई है। इन्हीं से प्रभावित होकर निरहुआ सिंगर बनना चाहते थे। श्री माने आप लोग का वोट यदि पाएंगे, गेहूं जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। मगर इनका ये सफर आसान नहीं था। दिनेश लाल यादव बने निरहुआ। 2003 में एक नया एल्बम बनाया जिसका नाम था निरहुआ सटल रहे। अरे दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ निरहुआ सटल रहे। रिलीज होते ही इस एल्बम ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गायकी में पैर जमाने के बाद 2005 में किस्मत चमकाने निरहुआ मुंबई आ गए। माया नगरी पहुंचते ही इनकी किस्मत का ताला खुलने लगा। गायक से बने एक्टर। पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। 2006 में फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियो रे में एक्टिंग का ब्रेक मिला। आज हम सुपरस्टार बन के नहीं, एक दुल्हन के होने वाले दुल्हे के लिबास में खड़े। बात चाहे गायकी की हो या फिर अभिनय की, इन्होंने बिना किसी प्रशिक्षण के खुद को साबित किया है। काम करते करते सीखना इनकी फितरत रही है। गजब की एक्टिंग। मुझसे दोस्ती करोगे? 2008 में इनकी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला रिलीज हुई। भोजपुरी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में निरहुआ की इस फिल्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के सबसे महंगे स्टार हैं। 2012 के बिग बॉस सीजन 6 में वो शामिल हुए। OTT प्लेटफॉर्म पर चला जादू। 2019 में OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर इनकी पहली वेब सीरीज हीरो वर्दीवाला रिलीज हुई। एक्शन से भरपूर ये उनकी भोजपुरी में पहली वेब सीरीज थी। इनकी एक्टिंग का यहां पर खूब जादू चला। एक बार फिर निरहुआ वेब सीरीज पूर्वांचल में नजर आने वाले हैं। मल्टी टैलेंटेड निरहुआ खेल कूद में भी दिलचस्पी रखते हैं। क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल है।
युवाओं में खेलकूद की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने साल 2010 में T10 गली क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें पूर्वांचल की 16 टीमें शामिल हुई थीं। 2019 में राजनीति में एंट्री, अभिनय और गायकी में अपनी करीब 1.5 दशक की पारी पूरी करने के बाद इन्होंने राजनीति करने का मन बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अप्रैल 2019 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। निरहुआ बने सांसद। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में निरहुआ धर्मेंद्र यादव को हराकर सांसद बने। सभापति महोदय, अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, हम मेडल से झोली भर देंगे और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। बहुत धन्यवाद। ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद निरहुआ जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने गांव से अपना नाता बनाए रखा है। यहां पर भी उन्होंने आलीशान घर बना रखा है। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच उन्हें जब भी मौका मिलता है वो गांव आते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपने पुराने गंवई अंदाज में नजर आते हैं। इनकी लोकप्रियता का राज भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 1814 कोलकाता में इंपीरियल संग्रहालय की स्थापना। दुनिया का 9वां सबसे पुराना म्यूजियम, ऐतिहासिक साक्ष्यों से अगली पीढ़ी को परिचित कराने का सबसे बड़ा केंद्र है। यह दुनिया के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। देश के धरोहरों का संग्रहालय। संस्कृति और पुराने धरोहरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की कल्पना की गई। एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग में इसकी आधारशिला रखी गई। संग्रहालय बना विचारों का केंद्र। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के संग्रह और संरक्षण से कोलकाता संग्रहालय विचारों का अहम केंद्र भी बना। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आधार। संग्रहालय शोध का केंद्र बना और बाद में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का गठन भी इसी आधार पर किया गया। कोलकाता संग्रहालय। कोलकाता के हावड़ा जंक्शन से महज कुछ किलोमीटर दूर स्थित ये मेहराबदार भव्य सफेद इमारत कोलकाता म्यूजियम है। यह देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना डेनिश वनस्पति विज्ञानी नथानियल वॉलिच ने की। 1876 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका हिस्सा बन गया। इसकी गैलरी को एक हेस्टिंग्स स्ट्रीट से यहां स्थानांतरित किया गया। संग्रहालय में जूलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल सेक्शन शोध के विषय बन गए। 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और 1945 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गठन का यही आधार बना। म्यूजियम महज वस्तुओं का संग्रह मात्र न होकर विचारों का केंद्र बने, इसी को ध्यान में रखकर इसे मूर्त रूप देने का फैसला किया गया था। इसे समृद्ध बनाने में यूरोप के लोगों ने भी योगदान दिया। 27 यूरोपीय योगदानकर्ताओं ने 174 वस्तुएं उपहार के रूप में संग्रहालय को दी। योगदानकर्ताओं में कर्नल स्टुअर्ट, डॉक्टर टाइटलर, जनरल मैकेंजी शामिल हैं। इसे अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में महत्व दिया जाता है। संग्रहालय में कला, पुरातत्व और मानव विज्ञान नामक सांस्कृतिक खंडों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इसके अलावा प्रकाशन, फोटोग्राफी, प्रस्तुति, मॉडलिंग समेत पुस्तकालय जैसी 8 सह सेवा इकाइयां हैं।
ताकि लोग अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर आएं और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। 1910 तक इसकी संरचना में विस्तार के साथ ही वस्तुओं के संग्रह को बढ़ाने का काम जारी रखा गया। यहाँ पर सदियों पुराने जीवाश्म, कंकाल, कवच और गहनों के अलावा मुगल कालीन चित्रों के दुर्लभ संग्रह मौजूद हैं। इस बहुउद्देशीय संग्रहालय में जूलॉजिकल, बोटैनिकल और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संग्रह को भी जगह दी गई है। करीब 1 लाख से ज्यादा वस्तुओं के संग्रह को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की कलाकृतियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इसमें बुद्ध स्तूप भी शामिल है। इसे मध्य प्रदेश के सतना जिले के नजदीक भरहुत से यहां लाया गया है। ये अपने आप में अद्वितीय है। प्री हिस्टोरिक इतिहास के डायनासोर को प्रदर्शित करने वाले कंकाल भी यहां पर मौजूद हैं। 1947 इंपीरियल संग्रहालय बना इंडियन म्यूजियम। यह म्यूजियम ऐतिहासिकता के साथ ही प्राचीन धरोहर और कई पुरानी एवं आदम सभ्यता के अंश को समेटे हुए है। इसे पहले इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। देश के स्वतंत्र होने के साथ ही 1947 में इसका नाम इंडियन म्यूजियम किया गया। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कोलकाता संग्रहालय महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से है। बड़े आकार में स्थित इस संग्रहालय में मौजूद साक्ष्यों को सहेज कर रखने में तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।